हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग किरचॉफ के लॉज स्टडी कर रहे थे। ठीक है, किरचॉफ लॉज के क्वेश्चन अपन ने देखे थे, कुछ क्वेश्चन आप लोग करेंगे तो उन क्वेश्चंस को आप कंटिन्यूसली करते हुए अपनी क्वेरीज को पूछेंगे। अभी अपन इस चैप्टर में आगे चलते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सेल। ठीक है, क्या होता है सेल? काफ़ी यूज़ किया है ना। क्या करते हैं अपन सेल से? अपन के पास कोई डिवाइस है, फॉर एग्जांपल अपनी रिस्ट वॉच है, वॉल क्लॉक है, कोई टॉय है आपके पास, उसके अंदर सेल डालते हैं। सेल क्या करता है? सेल आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करता है। सेल के अंदर होता क्या है? आप केमिस्ट्री में 9th-10th क्लास में पढ़ चुके हैं। सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स वो जो भी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपन उससे लेते हैं वो वहाँ केमिकल के अंदर होती है। तो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में क्या होती है? वो स्टोर होती है। तो सेल क्या करता है? सेल अपने अंदर जो केमिकल है, उस केमिकल के अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर है, उस केमिकल एनर्जी से हमको क्या प्रोवाइड करता है? हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि सेल क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मतलब उससे अपन करंट सप्लाई करवा सकते हैं। स्टोर किस फॉर्म में होती है एनर्जी? वहाँ केमिकल एनर्जी मीन्स केमिकल की फॉर्म में स्टोर होती है। तो सेल वो डिवाइस हो गया जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करे? कन्वर्ट करे। ठीक है, अब वो जो एनर्जी अपन लेते हैं तो वो एनर्जी सप्लाई करने के लिए जो सेल है वो 2 टाइप का हो सकता है। सेल इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट जो टाइप है दैट इज प्राइमरी सेल। ठीक है, और जो सेकेंड टाइप है दैट इज सेकेंडरी सेल। 2 टाइप के सेल होते हैं अपने। प्राइमरी सेल की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी सेल जो होता है ये वो सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें? इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, और एक बार करेगा, मीन्स वंस, एक बार ही करेगा। दैट मीन्स जो एक बार केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, केमिकल एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी पहले से, उस सेल को अपन यूज़ में लेंगे और वो अपन को क्या सप्लाई कर देगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर देगा एक ही बार। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगा, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं बचेगी। तो इस तरह का जो सेल होता है उस सेल को अपन बोलते हैं प्राइमरी सेल। मतलब इसको आप ओनली 1 टाइम यूज़ कर सकते हो, ये सिंगल यूज़ होता है। तो जो सिंगल यूज़ सेल है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेल। ठीक है, प्राइमरी सेल से अपन क्या कर सकते हैं कि भाई एक बार जो केमिकल में एनर्जी स्टोर है उसको अपन ने यूज़ ले लिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, तो फिर वापस आप उसके अंदर एनर्जी स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, उसको आप चार्ज नहीं कर सकते। तो ऐसे बोल सकता हूँ मैं, कैन नॉट बी चार्ज्ड। ठीक है, उस सेल को अपन क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे अपन लैब में यूज़ करते हैं तो लैब में लैक्लांश सेल यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर डेनियल सेल यूज़ करते हैं तो वो क्या है? प्राइमरी सेल है। ठीक है, आप जो अपनी वॉल क्लॉक के अंदर सेल डालते हो, रिस्ट वॉच के अंदर सेल डालते हो, दैट इज ऑल्सो प्राइमरी सेल, क्योंकि उसको अपन क्या करते हैं? एक ही टाइम यूज़ करते हैं। जो सेकेंडरी सेल होते हैं, सेकेंडरी सेल कैन बी रीयूज्ड। उनको आप बार बार यूज़ कर सकते हो। वो क्या करते हैं कि भाई उनके अंदर जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, अब वो केमिकल एनर्जी को अपन क्या करते हैं? कन्वर्ट कर लेते हैं किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में उसको अपन यूज़ कर लेते हैं और वो डिस्चार्ज हो जाता है तो अपन वापस उसको क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी सोर्स में कनेक्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस स्टोर कर सकते हैं केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। मतलब वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस में उनका केमिकल क्या कर सकता है? रिएक्शन कर सकता है। तो वो केमिकल एनर्जी को वापस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ऐसा सेल, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस स्टोर कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। तो इस सेल को आप बार बार क्या कर सकते हो? रिचार्ज कर सकते हो। तो बार बार रिचार्ज कर सकते हो, तो दिस सेल इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल। जैसे कि लेड एसिड बैटरी होती है ना, या फिर आपके फ़ोन्स में डलती है कौन सी? लिथियम आयन बैटरी आपके मोबाइल फ़ोन्स में है। ठीक है, लेड एसिड बैटरी व्हीकल्स के अंदर डलती है। ठीक है, ड्राई बैटरी भी डलती है आजकल व्हीकल्स के अंदर। आपकी बाइक के अंदर जो बैटरी है ड्राई बैटरी हो सकती है वो। तो ये जो बैटरीज हैं वो बार बार चार्ज होती रहती हैं, बार बार डिस्चार्ज होती रहती हैं, बार बार रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में होती रहती है उनके केमिकल के अंदर। तो उन सेल्स को अपन बोलते हैं क्या? सेकेंडरी सेल्स। ठीक है, सो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स विच आर प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल।
अब देखो सेल के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है। सेल एक सोर्स हो गया। अच्छा, सेल और बैटरी, बैटरी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ऐसे बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। मतलब स्मॉल अमाउंट में चाहिए तो सेल से ही ले सकते हैं अपन, लार्ज अमाउंट में चाहिए तो बैटरी से ले सकते हैं। बैटरी या सेल, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बोल सकता हूँ मैं उसको, ठीक है। सेल ही है बैटरी, तो सोर्स है एक तरीके का। तो ये जो अपना सेल या बैटरी अपन किसी भी सर्किट के अंदर कनेक्ट करते हैं तो सेल या बैटरी में भी रेजिस्टेंस होता है। उसमें रेजिस्टेंस कहाँ से आया? लेट अपने पास क्या है, कोई सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट है, सर्किट में रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, इसको मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये बैटरी। तो ये डायरेक्ट मैं इसको साइन सिंबल बनाने की जगह लेट ये बैटरी बना रहा हूँ पॉट में, मैंने इसके अंदर एनोड और कैथोड लगा दिया, ठीक है, प्लस माइनस, ये पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, इधर नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब उनको पता है बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकलता है और बैटरी के नेगेटिव में एंटर करता है। तो बैटरी के पॉजिटिव से लेट आई करंट निकला, ठीक है, आई करंट निकला, इस रेजिस्टेंस में फ्लो होता हुआ ये नेगेटिव में एंटर कर गया। लेकिन भाई पाथ तो कंप्लीट होना चाहिए, करंट तो तभी फ्लो होता है जब अपना पाथ क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर पाथ कहीं से ब्रेक हो या पाथ इनकम्प्लीट हो तो करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये करंट अगर वापस इधर से चला था तो ये वापस कहाँ पहुँचना चाहिए? इधर पहुँचना चाहिए। इसका मतलब ये जो फ्लो है ना करंट का, वो इस सेल के अंदर भी होगा, ठीक है। सेल के अंदर क्या क्या होता है? ये लिक्विड फील्ड होता है, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं जिसको, ठीक है। ये अपनी क्या होती हैं? इलेक्ट्रोड्स होती हैं, कैथोड एंड एनोड। तो इसका मतलब वो करंट अपना इन कैथोड, इन एनोड्स मींस इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट से भी फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स से जब अपना ये करंट फ्लो होता है ना सेल के अंदर, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, जो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड करती हैं कहाँ? सेल के अंदर, उस रेजिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं अपन इंटरनल रेजिस्टेंस। अपना जो टोटल करंट आई होता है ना, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता ही है, साथ में इस इंटरनल रेजिस्टेंस पर भी क्या करता है? डिपेंड करता है, ठीक है। तो करंट की कैलकुलेशन में अपना इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेशन में आता है, पर नेट रेजिस्टेंस जो होता है ना सर्किट का, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट नहीं होता, ठीक है। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस का रीजन मैंने क्या बताया कि भाई दो रीजन है, इलेक्ट्रोड्स हो सकता है या फिर इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, उनके अंदर कोई कमी है तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेट हो सकता है और होता ही है, ठीक है। अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? फर्स्ट जो फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ये अपना सेल है, इसके अंदर इलेक्ट्रोड लगी हुई है, ठीक है, इधर से पॉजिटिव, ये इधर से नेगेटिव कनेक्शन मैंने ले लिया। तो क्या होगा कि भाई देखो इधर जो कैथोड एनोड है इनके बीच में जो अपने कैटायंस हैं या एनायंस हैं वो क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। तो फ्लो करेंगे तो क्या होगा कि भाई अगर मान लो ये इलेक्ट्रोड्स का डिस्टेंस ये डी जो है ये ग्रेटर हो जाए, डी ग्रेटर हो जाएगा तो क्या होगा कि भाई अपना यहाँ से चार्ज चला तो क्या होगा कि मान लो इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, है ना, या फिर अदर आयंस हैं, तो उनके साथ क्या करेंगे कि भाई ये जो चार्ज है वो कोलिजन करेंगे तो क्या होगा? वो चार्ज का फ्लो रुकेगा, अपोज होगा उसका, और जो अपोज होता है फ्लो का उसी को तो रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जितना लार्ज डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा कोलिजन की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा पाथ में ऑब्स्टिकल आने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जितने ज़्यादा ऑब्स्टिकल आने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रोड्स के बीच में अगर डिस्टेंस को अपन इंक्रीज कर दें तो उससे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सेकेंड फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर तो क्या था? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। सेकेंड जो है दैट इज द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट उस पर भी डिपेंड करता है। कैसे? मान लो मेरे पास इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का लेस एरिया मैंने लिक्विड के अंदर डिप कर रखा है, तो लेस एरिया डिप कर रखा है तो क्या होगा कि ये आयन इधर से आएगा, इधर आके इसके साथ रिएक्ट करेगा, इधर से ट्रेवल करेगा। तो अगर लेस एरिया है, ठीक है, मोर आयंस इधर से आ रहे हैं, तो क्या होगा? इनको इधर रिएक्ट करने के लिए लेस एरिया मिलेगा। तो लेस एरिया मिलेगा तो क्या होगा कि
जो टाइम है ना रिएक्ट करने का वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। टाइम अगर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा कि वो जो आयन है ना वो इधर ही लिक्विड में मूव करता रहेगा, तो उसके ऑब्स्टिकल पाथ में ज़्यादा आएंगे, ऑब्स्टिकल पाथ में ज़्यादा आएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पर मान लो मैं ग्रेटर एरिया डिप कर दूं, ये एरिया क्या कर दिया मैंने, ज़्यादा डिप कर दिया लिक्विड के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो क्या होगा कि मोर एरिया है, तो जो अपना इधर से आयन आया ना वो मोर एरिया मिल रहा है उसको रिएक्ट करने के लिए, तो क्या होगा कि वो जल्दी जल्दी रिएक्ट करेंगे आयंस, और जल्दी जल्दी रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा कि कोलिजन की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, है ना, ऑब्स्टिकल्स आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो उससे क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे आप एरिया को इंक्रीज करोगे, डिप्ड एरिया को, वैसे वैसे जल्दी जल्दी रिएक्ट करेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो डिप्ड एरिया अगर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रिड्यूस होता है, या डिस्टेंस इंक्रीज होता था तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता था। तो दीज आर टू फैक्टर्स। इसके अलावा और किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड कर सकता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड कर सकता है। मान लो इलेक्ट्रोलाइट अपन ले रहे हैं, जो लिक्विड अपन ले रहे हैं वो प्योर नहीं है, उसके अंदर इंप्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा आएंगे, पाथ में तो क्या होगा, ओपोजिशन बहुत ज़्यादा होगा, तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड कर सकता है। ऐसे ही नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे भी वैसे ही, भाई इम्प्योर है मान लो इलेक्ट्रोड, है ना, या फिर मान लो कि अपन ने ऐसा इलेक्ट्रोड ले लिया जो उनके एनायंस के साथ इजीली रिएक्ट नहीं कर पाता है, तो क्या होगा कि भाई ओपोज होगा पाथ में ओपोज होगा, तो अपना रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, अपना रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह जो इंटरनल रेजिस्टेंस है किसी भी सेल का वो इन 4 फैक्टर्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है। आई बात समझ में। अब क्या है भाई कि देखो सेल में 2 टर्म अपन ने सुनी होंगी, ठीक है। एक तो अपन ने सुना होगा EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, और एक अपन ने सुना होगा पोटेंशियल डिफरेंस विच इज ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो 2 टर्म मेरे पास हैं, एक तो टर्म है EMF विच इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और सेकंड टर्म है TPD विच इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो दीज आर 2 टर्म्स। 2 टर्म ये क्या हैं और सेल में कहाँ कहाँ यूज में आती हैं वो अपन देखते हैं। देखो सबसे पहले जब मैं EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात कर रहा हूँ, नेम के अंदर फोर्स आ रहा है लेकिन ये फोर्स नहीं है, इट इज़ नॉट अ फोर्स, नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिर ये क्या है, ये वर्क डन है। किसका वर्क डन है, क्या करता है ये वर्क डन। देखो सोर्स का काम क्या है, बैटरी का काम क्या है, सेल का काम क्या है सर्किट में। सेल या बैटरी का काम है सर्किट के अंदर चार्ज कैरियर को फ्लो करवाने के लिए वर्क करना, ठीक है। भाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता है सोर्स, है ना। ये अपना क्या है, कोई सर्किट है ना, यहाँ पर ने बैटरी लगा दी, ये प्लस माइनस V वोल्ट है, तो ये V वोल्ट की बैटरी क्या करेगी, जो चार्ज कैरियर है ना उसको यहाँ से और यहाँ क्या करवाएगी, मूव करवाएगी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवाता है पोटेंशियल। तो भाई पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने पढ़ा है, तो वो तो क्या होता है, वो तो वर्क डन होता है। किसका वर्क डन होता है, चार्ज को मूव करवाने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करवाने के लिए वर्क डन होता है वो तो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी क्या है, वर्क डन है, किसके लिए, सर्किट में चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए, ठीक है। फिर ये जो वर्क डन है ये एक्चुअली में वर्क डन ये है तो वर्क डन दैट इज पोटेंशियल, ठीक है। यूनिट चार्ज के लिए क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया वर्क डन। तो ये है तो क्या, पोटेंशियल ही है, या पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकता हूँ, पोटेंशियल तो आइडियल टर्म है, ये है तो पोटेंशियल डिफरेंस ही, ठीक है। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये एक्चुअली में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन 2 एंड्स। भाई एंड्स के बीच में ही तो होगा डिफरेंस तो, ठीक है। ये कैसा है पोटेंशियल डिफरेंस है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब ये बोल सकता हूँ कि ये मैक्सिमम वर्क डन है जो कौन एक सेल कर सकता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द मैक्सिमम वर्क डन दैट अ सेल कैन डू विद इन अ सर्किट, ठीक है। अब ये मैक्सिमम वर्क डन, मैक्सिमम स्ट्रेंथ किसी भी सेल की आप कैसे देख सकते हैं,
भाई मेरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कब होगी? तब होगी जब मैंने कोई वर्क नहीं किया, मतलब मैं वर्किंग में नहीं हूँ ना, मैंने अभी तक कोई वर्क नहीं किया, मेरे पास अपनी कंप्लीट एनर्जी स्टोर्ड है, तो कंप्लीट एनर्जी स्टोर्ड है तो अब मैं मैक्सिमम वर्क डन कर सकता हूँ। तो उस टाइम जो मेरी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड होगी दैट इज व्हाट, वही तो मेरा पोटेंशियल है। ठीक है, तो इसी तरह सेल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मैक्सिमम वर्क डन है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन एंड्स, तो वो कब होगा? जब अपना सेल जो है ना वो सेल होगा किसमें? ओपन सर्किट में। जब किसमें होगा? सेल ओपन सर्किट में होगा। कोई सेल आप मार्केट से लेके आए, उसके ऊपर लिखा हुआ है 2 वोल्ट, वो उसका वर्क डन है। कब है? जब उसको आपने यूज नहीं किया। ठीक है, मतलब वो किसमें है? ओपन सर्किट में है। तो ओपन सर्किट के टाइम जो सेल होता है, सेल के एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वाइल ओपन सर्किट जो सेल के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ सेल। कब? व्हेन द सेल और बैटरी जो भी है, सोर्स जो भी है, इज इन ओपन सर्किट। जब वो किस में है? ओपन सर्किट में है, तब अपन उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे? तब अपन उस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब कोई मेरे पास सेल है, ये प्लस माइनस, ठीक है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अंदर होता है, मैं बाहर डिनोट कर देता हूँ स्मॉल r से। ठीक है, ये किसी सर्किट में लगा हुआ है, ठीक, और इधर ये की लगी हुई है, ठीक है, और इधर मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, लेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अभी की जो है, ये की कैसी है? ओपन है, मतलब ऑफ है। की ओपन मीन्स की ऑफ, ठीक है, मतलब चालू नहीं है। तो इस सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो इस टाइम में सेल के अक्रॉस अगर वोल्ट मीटर लगाता हूँ, तो सेल के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाने पे मान लो ये 2 वोल्ट का था, तो ये सेल 2 वोल्ट शो करेगा। तो वोल्ट मीटर ओपन सर्किट के टाइम सेल के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगा, डिनोट करेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे। ठीक है क्या? अब देखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के टाइम सर्किट तो ऑफ होता है, ऑफ होता है तो बाहर क्या रेजिस्टेंस लगा हुआ है उस पर ईएमएफ डिपेंड नहीं करता। तो ईएमएफ डज नॉट डिपेंड, ईएमएफ डज नॉट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, या सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उस पर ये डिपेंड नहीं करता। हाँ, लेकिन सेल के अंदर तो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा सेल के अंदर किस पे? इलेक्ट्रोलाइट की नेचर पे, और डिपेंड करेगा ये इलेक्ट्रोड के नेचर पे। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है क्या? तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आपका सेल ओपन सर्किट में है, कि ऑफ है, उस टाइम ये एंड ए, ये एंड बी, तो एंड ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, जो वोल्ट मीटर में आया, उसी को अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो सेल यूज में नहीं आ रहा, ओपन सर्किट में है, तो उस टाइम अपन ने उसको क्या बोल दिया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल दिया। ठीक है क्या? अब देखो, सेकंड जो टर्म है दैट इज टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, उसको अपन टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तब होगा जब अपना सेल होगा किसमें? क्लोज सर्किट में। क्लोज सर्किट में जैसे आएगा तो वो क्या करेगा? काम करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ये सेल मेरा अभी लगा हुआ था ओपन सर्किट में, प्लस माइनस ई, ओपन सर्किट में तो ईएमएफ बोल रहे थे, उसको ई से डिनोट कर रहे थे। ये वोल्ट मीटर लगा हुआ था, इधर ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसका, ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ये बाहर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, और ये अपनी क्या हो गई? लेट की हो गई। ठीक है, तो जब तक ओपन सर्किट में आता तक तो इसके अक्रॉस जो था वो ईएमएफ था। अब मान लो क्लोज सर्किट में आ जाए तो क्या होगा कि देखो, जैसे ही इसको क्लोज सर्किट में मैं लाऊंगा, की को क्या कर दूंगा? ऑन कर दूंगा, की बिकम्स ऑन।
तो की ऑन करते क्या होगा कि भाई इसके पॉजिटिव से करंट निकलेगा आई करंट फ्लो होगा रेजिस्टेंस आर से, और आई करंट रेजिस्टेंस आर से जब फ्लो होगा तो इसके अक्रॉस V इक्वल टू आई आर पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका नेट पोटेंशियल अगर निकालूं तो नेट पोटेंशियल उस केस में क्या होगा भाई, नेट पोटेंशियल V इक्वल टू ये प्लस ये माइनस, इधर ये पॉजिटिव है नेगेटिव, अपोजिट टर्मिनल अपोजिट पोलरिटी, तो क्या हो जाएगा V इक्वल टू E माइनस इसका क्रॉस पोटेंशियल कितना है आई आर। सो ये V इक्वल टू आई आर ई माइनस आई आर, V इक्वल टू ई माइनस आई आर मीन्स ये इतना पोटेंशियल क्या हो गया इसमें से कम हो गया, मतलब इतनी वर्क डन की कैपेसिटी इसकी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को क्या होगा इस वोल्ट मीटर में मिलेगा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना V दैट इज E माइनस आई आर पोटेंशियल अक्रॉस द एंड्स ऑफ सेल व्हेन द सेल इज इन क्लोज सर्किट, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को अपन बोलते हैं TPD। तो जब K ऑन होता है तो तब VAB जो होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, दैट इज इक्वल टू V इक्वल टू E माइनस का आई आर। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई ये तो कब है, सेल के अंदर से करंट फ्लो हो गया, सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो सेल डिस्चार्ज होगा तो V इक्वल टू क्या होगा, E माइनस का आई आर होगा। मतलब उस केस में V इक्वल टू E माइनस आई आर है, E में से माइनस किया तब V आया, दैट मीन्स जो E की वैल्यू है वो V से कैसी होगी, ग्रेटर होगी। दैट मीन्स सेल जब डिस्चार्ज हो रहा होगा उस समय अपना जो TPD होता है वो E मतलब EMF के कंपैरिजन में स्मॉलर होता है। ठीक है, पर मान लो मैं सेल को चार्जिंग में लगा देता हूँ, सेकेंडरी सेल है और इसको मैं चार्ज करना चाहता हूँ। चार्ज करते टाइम अपन क्या करते हैं, चार्जिंग के टाइम क्या करते हैं, अपना बैटरी है, ठीक है, इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं पॉजिटिव और ये नेगेटिव। पॉजिटिव को तो सोर्स के पॉजिटिव से अटैच करते हैं, सेल के नेगेटिव को सोर्स के नेगेटिव से अटैच करते हैं। तो जो करंट फ्लो होता है ना वो सोर्स के पॉजिटिव से नेगेटिव में फ्लो होता है, तो सोर्स के पॉजिटिव से निकलेगा तो बैटरी के पॉजिटिव में एंटर करेगा। दैट मीन्स क्या होगा कि इस बैटरी के लिए जो करंट पहले पॉजिटिव से बाहर जा रहा था वो अब सोर्स के पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, मतलब बैटरी के अंदर एंटर करेगा। तो जो करंट की डायरेक्शन है वो पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो अगर पहले करंट आई था कब, डिस्चार्जिंग के टाइम, तो चार्जिंग के टाइम करंट क्या हो जाएगा, माइनस आई। तो उस टाइम V इक्वल टू हो जाएगा E माइनस का माइनस आई आर। तो V TPD कितना हो जाएगा, E प्लस आई आर। दैट मीन्स चार्जिंग के टाइम TPD होगा V इक्वल टू E प्लस आई आर। दैट मीन्स चार्जिंग के टाइम पे जो V होगा ना दैट विल बी ग्रेटर देन E। तो चार्जिंग के टाइम TPD EMF से ग्रेटर होता है और जिस चार्जिंग के टाइम पे TPD EMF से कैसा होता है, स्मॉलर होता है। आया डिफरेंस समझ में TPD और EMF में। EMF क्या है, मैक्सिमम वर्क डन है, कब हो सकता है, तब हो सकता है जब सेल अपना ओपन सर्किट में हो। तो ओपन सर्किट के टाइम उसके वर्क डन को, पोटेंशियल को अगर मेजर करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे, दैट इज EMF। और क्लोज सर्किट में मेजर करेंगे तो उस टाइम उस पोटेंशियल डिफरेंस को अपन बोलेंगे TPD मीन्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आई बात समझ में। अब अपन इंटरनल रेजिस्टेंस को अभी पढ़ रहे थे। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए अपन ने फॉर्मूला नहीं निकाला था, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हम लोग फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं मैथमेटिकली, क्या होगी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू। उसके लिए मैं ये लेट कर लेता हूँ, मेरे पास एक सर्किट है, ठीक है। इस सर्किट में एक ये सेल लगा हुआ है प्लस माइनस, ये EMF है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया ये लेट स्मॉल r, ठीक है। इधर लगा हुआ है ये कैपिटल R रेजिस्टेंस, ठीक है, और इधर ये लगी हुई है बैटरी, ठीक है, सॉरी इधर ये लगी हुई है की, ठीक। अब क्या होगा कि ये जो की लगी हुई है इस की को अगर मैं ऑन कर दूं, ऑन कर दिया मैंने इस की को, ठीक है, पॉजिटिव से करंट निकलेगा, फ्लो हो जाएगा, हो गया फ्लो करंट। अब करंट फ्लो हो जाएगा तो अगर मैं इस केस में करंट की वैल्यू फाइंड करूं, करंट इन द सर्किट, क्या होगा करंट इन द सर्किट, I इक्वल टू ओम्स लॉ क्या बोलता है, V अपॉन R। V कितना EMF है, E,
आर कितना है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इतना करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो होगा। ठीक है, सो दिस विल बी आई आर प्लस आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आई आर क्या है, ये तो पोटेंशियल हो गया लेट आर के अक्रॉस, तो ये हो गया V प्लस आई आर इक्वल टू क्या हो गया E। तो दिस विल बी व्हाट, आई आर, स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो क्या हो जाएगा E माइनस वी। तो स्मॉल आर क्या हो गया, स्मॉल आर विल बी E माइनस वी अपॉन आई, और I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है V अपॉन आर। पता है अपन को, पता है, तो I करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट थ्रू रेजिस्टेंस R विल बी व्हाट V, और अपॉन में क्या हो जाएगा R हो जाएगा। भाई सीरीज में है ना, सीरीज में ही तो है, तो करंट तो सेम होगा कैपिटल R में से भी और स्मॉल r में से भी। ठीक है, तो मैंने R के अक्रॉस पोटेंशियल V लेट किया था, तो करंट I इक्वल टू क्या हो सकता है, V अपॉन R हो सकता है रेजिस्टेंस R के लिए, तो I इक्वल टू मैंने क्या पुट कर दिया, V अपॉन R पुट कर दिया। सो रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस का V अपॉन V इंटू R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस वेयर E इक्वल टू EMF, E इक्वल टू EMF, V इक्वल टू TPD and R equal to what, external resistance। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन सेल के कॉम्बिनेशन देखेंगे कि सेल को पैरेलल या सीरीज में लगाने से क्या इफेक्ट पड़ता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।